रात का अंधेरा था। काबुल की हवा में बारूद की गंध तैर रही थी। अचानक जमीन हिल गई। एक जोरदार धमाका हुआ और लोग समझ ही नहीं पाए कि ये कोई हादसा था या हमला। लेकिन हकीकत सामने आई तो सब दंग रह गए। क्योंकि जिस वक्त दिल्ली में अफगानिस्तान का डेलीगेशन बैठा था, उसी वक्त पाकिस्तान ने काबुल पर सीधा हमला बोल दिया था। सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान ने ये सोच लिया था कि अफगानिस्तान उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, या फिर ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी? ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। अगले ही पल अफगानिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान के होश उड़ गए। शुरुआत हुई पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान से, जहां पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के पास एक कार ब्लास्ट हुआ और फिर हथियारबंद हमलावर परिसर में घुस गए। 2 दिन तक लगातार दोनों देशों की सेनाएं भिड़ती रहीं। गोलियां, बम, धमाके और आखिरकार एक अस्थायी रोक लगानी पड़ी। लेकिन असली सवाल यह है कि इस जंग में किसने कितना खोया, किसने कितना पाया। अफगानिस्तान का दावा था कि उनके 9 जवान शहीद हुए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ नुकसान और भी बड़ा था। करीब 58 सैनिक मारे गए और पाकिस्तान, जैसा कि हमेशा करता है, उसने अपनी जीत का ढोल पीटा और दावा कर दिया कि उसने 200 तालिबानी लड़ाके मार गिराए। मगर सच्चाई क्या थी, इसका कोई ठोस सबूत पाकिस्तान कभी नहीं दे सका। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान आया कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा और हर उकसावे का जवाब मजबूत तरीके से देगा। लेकिन क्या सच में पाकिस्तान के पास वो ताकत है कि वो अफगानिस्तान को दबा सके? शायद नहीं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि अफगानिस्तान वो धरती है जिसे साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। वो जगह जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतों को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। ब्रिटिश एम्पायर हो, सोवियत संघ हो या फिर अमेरिका जैसी सुपर पावर, सबने अफगानिस्तान में अपनी शक्ति आजमाई, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। अब जरा सोचिए, जब 3 महाशक्तियां अफगानिस्तान को हरा नहीं पाई, तो पाकिस्तान आखिर किस खेत की मूली है? यही वो सवाल है जिसका जवाब आपको इस पूरी कहानी में मिलेगा। लेकिन इससे पहले हमें पीछे जाना होगा, उस दौर में जब इस दुश्मनी की जड़ें डाली गई थी, यानी ब्रिटिश राज का वो समय जब नक्शे पर खींची गई एक लाइन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तकदीरें हमेशा के लिए बदल दी। कहानी की जड़ें हमें 1893 तक ले जाती हैं। ब्रिटिश राज का वो दौर जब नक्शे पर खींची गई एक लाइन ने 2 देशों के बीच की दुश्मनी हमेशा के लिए तय कर दी। इस लाइन का नाम था ड्यूरंड लाइन। ब्रिटिश अफसर सर मर्टिमर ड्यूरंड और अफगान शासक अब्दुल रहमान खान के बीच समझौते के तहत ये सीमा तय हुई थी। मकसद था ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच बंटवारा करना। लेकिन इस बंटवारे में सबसे बड़ा जख्म लगा पश्तून समाज को, क्योंकि ये लाइन उनके दिल पर खींच गई थी। आधे पश्तून अफगानिस्तान में रह गए और आधे आज के पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। जब 1947 में पाकिस्तान बना, तो अफगानिस्तान ने ड्यूरंड लाइन को कभी वैध सीमा नहीं माना। जरा सोचिए, एक देश की सबसे बड़ी सीमा को पड़ोसी मानने से ही इनकार कर दे तो रिश्ते कैसे होंगे? इसी वजह से दोनों देशों के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई और इसी दौर में उठा आजाद पश्तूनिस्तान का मुद्दा। अफगानिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में मांग रखी कि पाकिस्तान के पश्तून इलाकों को अलग करके एक नया देश बनाया जाए, आजाद पश्तूनिस्तान। पाकिस्तान को यह अपनी एकता पर हमला लगा और तब से लेकर आज तक ये जहर दोनों देशों के रिश्तों में समाया हुआ है। लेकिन असली सवाल ये है कि अफगानिस्तान को हराना इतना मुश्किल क्यों है? जवाब हमें मिलता है इतिहास की सबसे ताकतवर ताकत से, ब्रिटिश एम्पायर से। 19वीं सदी में ब्रिटिश एम्पायर अपने चरम पर था। वो साम्राज्य जिस पर कहा जाता था कि सूरज कभी नहीं डूबता। उनकी सबसे बड़ी चिंता थी रूस। दोनों एशिया में अपना असर बढ़ा रहे थे और ब्रिटेन को डर था कि अगर रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो भारत, जिसे वो ताज का मोती कहते थे, खतरे में पड़ जाएगा। यही वजह थी कि ब्रिटिश और अफगानिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुए, जिन्हें इतिहास में द ग्रेट गेम कहा जाता है। पहला एंग्लो अफगान युद्ध 1839 में हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह शुजा को अफगानिस्तान का कठपुतली राजा बनाया और काबुल पर कब्जा कर लिया।
लेकिन अफगान जनता ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। 1842 में जब ब्रिटिश सेना काबुल से बाहर निकली तो करीब 16,000 सैनिक थे और वापसी में जिंदा बचकर लौटा सिर्फ एक आदमी, डॉक्टर विलियम ब्राइडन। बाकी सबके सब मौत के घाट उतार दिए गए। इतिहास की ये घटना ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी सैन्य हारों में गिनी जाती है और यही अफगानिस्तान की पहचान बन गई, साम्राज्यों का कब्रिस्तान। लेकिन ब्रिटिश इतने में नहीं माने। 1878 से 1880 तक दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध हुआ। इस बार उन्होंने काबुल में दोस्ताना सरकार तो बनाई, मगर फिर भी अफगानिस्तान पर सीधा कंट्रोल नहीं ले पाए। अंत में मजबूरी में डूरंड लाइन खींचनी पड़ी और फिर 1919 में मौका आया तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध का। अफगान नेता अमानुल्लाह खान ने ब्रिटेन के खिलाफ जंग छेड़ दी। ये जंग लंबी नहीं चली, लेकिन नतीजा इतना बड़ा था कि अफगानिस्तान को भारत से भी पहले आजादी मिल गई। यानी ब्रिटेन की सबसे ताकतवर सेना, जिसके पास पूरी दुनिया के संसाधन थे, अफगानिस्तान में घुटनों के बल बैठ गई। और यहीं से साबित हो गया कि इस धरती को जीतना आसान नहीं है। अब सवाल ये है कि जब ब्रिटिश जैसी ताकत हार गई तो पाकिस्तान की हैसियत क्या है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद एंट्री होती है 20वीं सदी की दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ की। ब्रिटिश एम्पायर की हार के बाद अफगानिस्तान कुछ समय के लिए शांत रहा, लेकिन 20वीं सदी के आखिरी दौर में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत ने वही गलती दोहराई। दिसंबर 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। सोवियतों का मकसद था अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट सरकार को बचाना। उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक विद्रोहियों ने विद्रोह छेड़ दिया था और सरकार कमजोर पड़ रही थी। सोवियत नेताओं को लगा कि अगर उन्होंने जल्दी से अपनी सेना भेज दी तो कुछ ही महीनों में हालात काबू में आ जाएंगे। शुरुआती दिनों में सोवियत संघ को सफलता भी मिली। उन्होंने काबुल और कई बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया। उनकी टैंकों की गड़गड़ाहट और फाइटर जेट्स की आवाज से लगा कि अफगानिस्तान अब उनके कब्जे में है। लेकिन असली लड़ाई शहरों में नहीं, बल्कि पहाड़ों में थी। और यही गलती सोवियत भी कर बैठे। अफगान मुजाहिदीनों ने गोरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। छोटे छोटे ग्रुप पहाड़ों में छुपकर अचानक हमला करके और फिर गायब हो जाना। सोवियत सेना की ताकत उनके बड़े हथियार थे, लेकिन इन पहाड़ों में वो हथियार बेकार हो गए। इतना ही नहीं, इस बार मुजाहिदीन अकेले नहीं थे। अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब और चीन ने उन्हें भरपूर मदद दी, पैसा, ट्रेनिंग और सबसे बड़ा हथियार स्टिंगर मिसाइल। इस मिसाइल ने सोवियत हेलीकॉप्टरों और जेट्स को आसमान से गिराना शुरू कर दिया। सोवियत संघ को उम्मीद थी कि ये जंग महीने भर चलेगी, लेकिन देखते ही देखते ये जंग 10 साल लंबी हो गई। 1 लाख से ज्यादा सोवियत सैनिक अफगानिस्तान में तैनात किए गए, लेकिन इसके बावजूद हालात काबू से बाहर रहे। इन 10 सालों में 15,000 से ज्यादा सोवियत सैनिक मारे गए। उनके शव जिंक के ताबूतों में भरकर रूस भेजे जाते थे। सोवियत जनता में गुस्सा और दर्द बढ़ता गया। आखिरकार 1989 में मिखाइल गोर्बाचेव ने मान लिया कि अफगानिस्तान सोवियत संघ का वियतनाम बन चुका है और सोवियत सेना ने वापसी कर ली। लेकिन इस हार की कीमत सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, पूरे सोवियत संघ को चुकानी पड़ी। अफगानिस्तान की जंग ने सोवियत अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया। जनता का भरोसा डगमगा गया और 1991 में सोवियत संघ 15 देशों में टूटकर बिखर गया। यानी सोचिए, जिस महाशक्ति के पास न्यूक्लियर हथियार थे, अंतरिक्ष तक पहुंच थी, पूरी दुनिया पर उसका असर था, वो भी अफगानिस्तान की धरती पर हार गया। अब सवाल ये है, जब ब्रिटिश और सोवियत जैसी ताकतें अफगानिस्तान में टिक नहीं पाई तो पाकिस्तान किस दम पर यहाँ जीत हासिल करेगा? लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि इसके बाद एंट्री होती है 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की। और इस बार वजह थी पूरी दुनिया को हिला देने वाला हमला 9 नवंबर। 11 सितंबर 2001 की सुबह न्यूयॉर्क शहर अचानक चीखों और धुएं से भर गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर आग की लपटों में बदल चुके थे। वॉशिंगटन में पेंटागन पर भी हमला हुआ। करीब 3000 निर्दोष लोग कुछ ही घंटों में मौत के घाट उतर गए। यह हमला था अल कायदा का, जिसका मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन। और उस समय ओसामा अफगानिस्तान में तालिबान की पनाह में छुपा हुआ था। अमेरिका के लिए यह उसकी धरती पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। गुस्से से भरे अमेरिका ने तुरंत तालिबान से मांग की, ओसामा को हमें सौंप दो। तालिबान ने साफ इनकार कर दिया और इसके बाद अब
अक्टूबर 2001 में शुरू हुआ ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, यानी अफगानिस्तान पर अमेरिका का हमला। शुरुआती महीनों में अमेरिका को जबरदस्त सफलता मिली। तालिबान सरकार गिरा दी गई, काबुल पर कब्जा कर लिया गया और वहां एक नई लोकतांत्रिक सरकार बनाई गई। महिलाओं के अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता पर काम शुरू हुआ। लेकिन असली समस्या तब आई जब अमेरिका को लगा कि उन्होंने देश जीत लिया है। हकीकत ये थी कि उन्होंने सिर्फ शहरों को जीता था, अफगान जनता का दिल नहीं। तालिबान पहाड़ों और गांवों में जाकर फिर से गोरिल्ला युद्ध लड़ने लगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले मुजाहिदीनों ने सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। पाकिस्तान की सीमा से लगे इलाकों में उन्हें शरण भी मिलती रही। यानी तालिबान को न सिर्फ लोकल सपोर्ट था बल्कि भौगोलिक फायदा भी। अमेरिका ने इस जंग में अपने पूरे दमखम लगा दिए। टैंक्स, फाइटर जेट्स, ड्रोन, स्पेशल फोर्सेस सब उतार दिए गए। लेकिन 20 साल गुजर गए और हालात वहीं के वहीं रहे। इस दौरान अमेरिका ने करीब $2 ट्रिलियन झोंक दिए। सोचिए, इतनी रकम कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी बड़ी होती है। भारत की अर्थव्यवस्था भी कुछ साल पहले इतनी नहीं थी, लेकिन इतने पैसों और हथियारों के बावजूद अमेरिका 2400 से ज्यादा सैनिक खो बैठा और धीरे धीरे अमेरिकी जनता इस जंग से थक गई। ये युद्ध बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं। ये आवाजें अमेरिका में गूंजने लगी। आखिरकार 2020 में अमेरिका ने तालिबान से दोहा में शांति समझौता किया और 2021 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतिम वापसी का ऐलान कर दिया। अगस्त 2021 में जब आखिरी अमेरिकी सैनिक काबुल से निकला, उसी दिन तालिबान ने फिर से सत्ता पर कब्जा कर लिया। यानी 20 साल की सबसे लंबी और सबसे महंगी जंग का नतीजा निकला 0। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर, जिसके पास टेक्नोलॉजी, पैसा और पूरी दुनिया का सपोर्ट था, वो भी अफगानिस्तान को जीत नहीं पाई। और यही बात पाकिस्तान भूल रहा है। जब अमेरिका जैसे दिग्गज हार मान गए तो पाकिस्तान कैसे टिकेगा? लेकिन ये सवाल यहीं खत्म नहीं होता। असली राज छुपा है अफगानिस्तान की जमीन, उसकी जनता और उसकी जटिलताओं में। आखिर क्यों हर ताकतवर देश यहां हार जाता है? इतिहास की तीन महाशक्तियों के हार जाने के बाद सवाल यही है कि आखिर अफगानिस्तान को जीतना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों इस धरती को दुनिया एम्पायर का ग्रेवयार्ड यानी साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहती है? सबसे पहली वजह है यहाँ की भूगोल। अफगानिस्तान चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, यानी लैंडलॉक्ड। यहाँ ना कोई समंदर है, ना कोई बड़ा पोर्ट। इसका मतलब है कि बाहर से सप्लाई लाना बेहद मुश्किल है। ऊपर से यहाँ की टेरेन ऐसी है कि कोई भी सेना फंस कर रह जाती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, तंग दर्रे, दुश्मन यहाँ आते ही खो जाता है। बड़े बड़े टैंक्स और फाइटर जेट्स जिनकी ताकत मैदानों में दिखती है, ये पहाड़ उन्हें बेकार बना देते हैं। दूसरी वजह है यहाँ की सोशल स्ट्रक्चर। अफगानिस्तान एक यूनिफाइड नेशन नहीं है, बल्कि ट्राइब्स यानी कबीलों का देश है। पश्तून, ताजिक, हजारा, उज्बेक, हर जाति की अपनी ताकत, अपनी परंपरा और अपनी निष्ठा है। ये लोग कभी भी किसी बाहरी ताकत के सामने झुकते नहीं। पश्तून तो अफगानिस्तान की रीढ़ माने जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में भी बड़ी तादाद में पश्तून रहते हैं, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। इसका मतलब अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करता है तो उसे केवल अफगान सेना से नहीं, बल्कि सीमा पार के उन्हीं पश्तूनों से भी विद्रोह झेलना पड़ेगा जो खुद पाकिस्तान को ही स्वीकार नहीं करते। तीसरी वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की कमी। यहाँ सड़कें कम, बिजली सीमित और आधुनिक सुविधाएं बेहद कमजोर है। किसी भी आर्मी को लॉजिस्टिक्स पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है, लेकिन अफगानिस्तान में सप्लाई लाइन कायम करना ही सबसे बड़ा जंग बन जाता है। चौथी वजह है यहाँ की जनता का विद्रोही स्वभाव। इतिहास गवाह है कि अफगान जनता कभी भी बाहरी हुकूमत को नहीं मानती, चाहे वो ब्रिटिश हो, सोवियत हो या अमेरिकी। हर ताकत को लोकल विद्रोह ने ही बाहर निकाला। अब सोचिए, अगर पाकिस्तान कल को काबुल तक पहुंच भी जाए तो क्या वो गांव-गांव, पहाड़-पहाड़ पर कंट्रोल कर पाएगा? यही तो ब्रिटेन, रूस और अमेरिका की सबसे बड़ी भूल रही। सबने राजधानी जीती, लेकिन गांवों और पहाड़ों से हार गए। यानी अफगानिस्तान सिर्फ जंग का मैदान नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जाल है। यहाँ कदम रखते ही हर ताकत अपनी ताकत खो बैठती है। और पाकिस्तान, वो तो पहले ही अपनी आंतरिक समस्याओं से टूट रहा है। अर्थव्यवस्था बेल आउट पर टिकी है, राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है, आतंकी हमले रोज होते हैं और बलूचिस्तान अलग ही सिरदर्द है। तो फिर सवाल यही है
क्या पाकिस्तान सचमुच अफगानिस्तान से टकराने की हालत में है या ये जंग उसके लिए खुदकुशी साबित होगी? अब तक की कहानी से साफ हो चुका है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान से टकराना इतिहास के लिहाज से एक आत्मघाती कदम है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। असली सवाल है इस जंग की कीमत कौन चुकाएगा। जवाब है जनता। सरकारें लड़ाई छेड़ती हैं, लेकिन खून बहता है आम लोगों का। घर उजड़ते हैं मासूमों के और लाशें गिरती हैं उन जवानों की जिनका इस सियासत से कोई लेना देना नहीं होता। ब्रिटिश हो, सोवियत हो या अमेरिकी, हर जंग में लाखों अफगान नागरिक मारे गए। शरणार्थियों की भीड़ पाकिस्तान, ईरान और दुनिया भर में फैल गई। बच्चे अनाथ हुए, महिलाएं बेघर हुईं और पूरा समाज दशकों पीछे चला गया। और अगर पाकिस्तान इस रास्ते पर बढ़ा तो वही नतीजे दोबारा सामने आएंगे। सोचिए, एक ऐसी जंग में जहां पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही बेल आउट पर टिकी है, वहां युद्ध का बोझ उसे पूरी तरह तोड़ देगा। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की जनता एक बार फिर तबाही झेलेगी। इतिहास यही बताता है, अफगानिस्तान को दबाने आया हर साम्राज्य खुद बिखर गया। ब्रिटिश एम्पायर का पतन शुरू हुआ, सोवियत संघ 15 देशों में बंट गया, अमेरिका को शर्मिंदा होकर लौटना पड़ा। तो पाकिस्तान क्या अलग कर लेगा? क्या वो उन 3 सुपर पावर से ज्यादा ताकतवर है? जवाब साफ है, नहीं। और यहीं से निकलता है इस कहानी का सबसे बड़ा सबक। अगर किसी से दुश्मनी हो तो बातचीत से हल निकाला जा सकता है, लेकिन जंग कभी किसी समस्या का हल नहीं बनती। जंग सिर्फ बर्बादी लाती है। इसलिए जब भी कोई हुकूमत युद्ध छेड़ने की बात करे तो जनता को सोचना चाहिए कि असली नुकसान किसका होगा। जवाब हमेशा एक ही होता है, नुकसान जनता का। इतिहास हमें बार बार चेतावनी दे रहा है। सवाल अब ये है, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान उस चेतावनी को सुनेंगे या वही गलती दोहराएंगे जो ब्रिटिश, सोवियत और अमेरिका कर चुके हैं? और अब मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आपकी राय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ये दुश्मनी कभी खत्म हो पाएगी या आने वाली पीढ़ियां भी इसी आग में जलती रहेंगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इतिहास को जानोगे तभी समझोगे कि जंग से कभी कोई नहीं जीतता। असली जीत शांति में है।